संसद के बजट सत्र के शुरुआत में ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने सरकार का बजट देश के सामने प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों और उसके साथ साथ खुद प्रधानमंत्री ने इस बजट को भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला बजट बताया है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार को बजट के नाम पर व्यापक स्तर पर घेरा है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट से जुड़ी कुछ वोकैबुलरी के बारे में। वित्त मंत्री जब संसद में बजट को पढ़ रही थी तो कुछ वोकैबुलरी ऐसी बीच में आती है, कभी कभी हमें उन वर्ड्स का मतलब नहीं पता होता, या फिर जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बजट के रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आते हैं जिनका मतलब कभी कभी हमें नहीं पता होता। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स को जानेंगे। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर बजट को समझने की कोशिश करें तो कुल मिलाकर कुल प्राप्तियों और खर्चों का ब्यौरा है, यानी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल प्राप्तियों और खर्च का जो ब्यौरा है उसको हम बजट कहते हैं। तो बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, यानी कुल कितनी प्राप्तियां सरकार को होनी है और सरकार आगामी वर्ष में कितना खर्च करने जा रही है। अब इस खर्च में भी अलग अलग सेक्टर शामिल होते हैं। एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, रूरल इकोनॉमी है, अर्बन इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और भी कई ऐसे इश्यूज होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 यानी 112 के हिसाब से हर वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। एक बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, ये सरकार की आय नहीं है बल्कि सरकार की प्राप्तियां हैं, क्योंकि सरकार बनी किसके लिए? वो लोगों के लिए बनी है। डेमोक्रेसी में सरकार लोगों के लिए होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो सरकार कुल प्राप्तियां करेगी और कुल कितना खर्च करेगी, इसी के ब्यौरे को टोटली बजट कहा जाता है। हालांकि ये आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष क्या होता है उसको भी आगे मैं बताने जा रहा हूँ, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ब्यौरा होता है, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव काफी समय तक रहता है और इसके साथ साथ सरकार की नीतियों का भी खुलासा बजट के जरिए होता है। और काफी हद तक इलेक्शंस के लिए भी बजट की काफी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि सरकार किस सेक्टर में कितना एक्सपेंस करने जा रही है, टैक्स में कितनी छूट देने जा रही है, कितना टैक्स लगाने जा रही है, किस इंडस्ट्री को टैक्स के दायरे में लेने जा रही है, इन सभी का काफी ज्यादा इम्पैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स पर और खास तौर से देश पर पड़ता है। और बजट के माध्यम से ही सरकार की आने वाली नीतियों का निर्धारण होता है, सरकार कैसी पॉलिसीज बनाने जा रही है इसका निर्धारण होता है। और एक देश का बजट वास्तव में ये बताता है कि उस देश में मेजर इश्यूज, मेजर प्रॉब्लम्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूएसए जैसी कंट्रीज में बात करें तो यूएस जैसी कंट्रीज कहिए कि हमें अपनी आर्मी को ज्यादा मजबूत करना है, हमें टेररिज्म से कैसे निपटना है, हमें डिफेंस सेक्टर का बजट बढ़ाना है, इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया के बजट की बात करते हैं तो हम अब भी कुछ ऐसे प्राइमरी इश्यूज से जूझ रहे हैं, क्योंकि हम एक विकासशील देश है, हम एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं। जबकि डेवलप्ड कंट्री का हम अगर बजट देखें तो वो डेवलपिंग कंट्री के बजट से काफी ज्यादा डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए एक देश का बजट काफी हद तक ये भी दर्शाता है कि वास्तव में उस कंट्रीज में अब भी मेजर इश्यूज क्या हैं। केंद्र सरकार का एक आम बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था और रेल बजट अलग से, लेकिन 2017 में रेल बजट को भी आम बजट में शामिल कर दिया गया था। तो रेलवे के रिगार्डिंग भी एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि और भी नई वंदे भारत ट्रेन को इंडियन रेलवे नेटवर्क में लॉन्च किया जाएगा और कई नए रूट्स पर भी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यानी कि ट्रेन 18 चलाई जाएंगी। दोस्तों, ये था मोटे मोटे तौर पर बजट के बारे में। तो सबसे पहला जो बजट के रिगार्डिंग वर्ड है हमारा वो है वित्त वर्ष। देखिए, वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय वित्त वर्ष कहलाता है। तो कोई भी पर्सन अगर ऐसा हो जो कि कॉमर्स की फील्ड से जुड़ा हुआ है, वो सीए है या फिर बीकॉम की फील्ड से जुड़ा हुआ है, अगर आप उनसे पूछे कि आपका न्यू ईयर कब शुरू होता है तो जाहिर सी बात है उनके लिए उनका न्यू ईयर 1 अप्रैल से ही शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय ही न्यू फाइनेंशियल ईयर या फिर वित्तीय वर्ष कहलाता है। हालांकि जनरली न्यू ईयर की स्टार्टिंग जनवरी से मानी जाती है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग 1 अप्रैल से होती है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय एक वित्तीय वर्ष कहलाता है। दूसरा वर्ड आता है हमारा जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको लेकर संसद में भी और मीडिया में भी काफी ज्यादा घमासान मचा रहता है, लेकिन आखिर ये जीडीपी होता क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को यानी आर्थिक क्रियाओं को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिंपली अगर कहें तो एक वित्तीय वर्ष में वास्तव में देश में कितना ज्यादा उत्पादन हुआ, इसका मेजरमेंट जीडीपी के माध्यम से ही मापा जाता है। सिंपली अगर समझे तो देश के अंदर एक वर्ष के दौरान कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, इसका ही मेजरमेंट जीडीपी के अंतर्गत किया जाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत इसको मेजर किया जाता है। तो देश की सीमा के भीतर कितना वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है उसका क्या बाजार मूल्य है, इसको जीडीपी के माध्यम से ही मापा जाता है।
या इससे मिलता जुलता एक वर्ड और है, वो है GDI यानी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम यानी सकल घरेलू आय। दोनों ही लगभग मिलते जुलते वर्ड्स हैं और GDP और GDI दोनों ही देश के अंदर आर्थिक प्रदर्शन को मापने वाले दो माप हैं। तो कुल मिलाकर GDP और GDI यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम दोनों देश के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है, एक बुनियादी मापदंड है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इन्फ्लेशन, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो मुद्रास्फीति। देखिए सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा इन्फ्लेशन और मुद्रास्फीति। सिंपल वर्ड में बताऊं कि बाजार में जो आज सब्जियों का रेट था, मान लो टमाटर 20 रुपए किलो था, प्याज 30 रुपए किलो थी, आलू 10 रुपए किलो था, कल इनका रेट 25 या फिर 30 रुपए किलो हो जाए तो बाजार में इन्फ्लेशन हो गया, बस इसको ही मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर किसी वस्तु सेवा की जो कीमत है उसका उस कीमत से बढ़ जाना इन्फ्लेशन या फिर मुद्रास्फीति कहलाता है। बाजार में कच्चे मैदा और कच्ची बंद गोभी से बने हुए जो मोमोस हम खाते हैं, अगर वो 10 रुपए के 4 आ रहे हैं और वहीं जाकर वो 15 रुपए के 4 मिलने लगे तो ये इन्फ्लेशन ही कहलाएगा। और वही 4 मोमोस 15 रुपए की जगह अगर 7 रुपए में मिलने लगे तो ये डिफ्लेशन यानी मुद्रा अविस्फीति कहलाएगा। दो अपोजिट वर्ड है, मुद्रास्फीति और मुद्रा अविस्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ये वर्ड भी आपने सुना होगा कि सरकार मुद्रास्फीति को रोकने में नाकाम रही है या फिर इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आप क्या कर। तो कुल मिलाकर जनरली गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में राइज होना ये इन्फ्लेशन कहलाता है। गुड्स एंड सर्विसेज भी वर्ड बार बार आया, मैं इसको बता देता हूँ कि गुड्स यानी सामान और सर्विसेज यानी सेवाएं। जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है तो आपको सेवाएं दे रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी बिग बाजार या फिर रिलायंस फ्रेश से कुछ प्रोडक्ट्स खरीद कर ला रहे हैं, वो गुड्स यानी वो सामान हो। तो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस अगर बढ़ते हैं वो इन्फ्लेशन, और गुड्स और सर्विसेज के प्राइस अगर गिरते हैं वो डिफ्लेशन। और सेम ये केस देश की करेंसी के साथ भी हो सकता है, करेंसी का बढ़ना गिरना ये भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की ही कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट के दौरान इस बात का भी भरोसा दिया था कि सरकार आने वाले टाइम में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करेगी, यानी देश की आधारिक संरचना को भी मजबूत करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंग्लिश में कहते हैं, आधारिक संरचना हम हिंदी में कहते हैं। अब ये आधारिक संरचना होती क्या है? देखिए आधारिक संरचना में सब कुछ इंक्लूड होता है लगभग। हमारे देश के पार्क्स कैसे हैं, फ्लाईओवर्स कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं, फुटओवर ब्रिज कैसे हैं, जो बस के रुकने का स्टैंड बना है वो कैसा है, ये सारी की सारी ताल तमड़ियाँ आती है वो आधारिक संरचना के अंतर्गत आती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सब कुछ इंक्लूड होता है जिससे एक देश की एक छवि भी वास्तव में बनती है, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है, करेंसी रेट क्या है, कौन सी करेंसी है, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन जब कोई भी फॉरेनर हमारी कंट्री में एंटर करता है, सबसे पहले उसकी निगाह यहीं पर पड़ती है कि वास्तव में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हर कंट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 2022 के इस बजट में जो एक और नया शब्द चर्चा में आया है वो है डिजिटल करेंसी। एक और नया वर्ड या फिर कहें एक नया कॉन्सेप्ट जो चर्चा में आया है इस बजट में वो है डिजिटल करेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार वित्त वर्ष 2022-23 में एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगी। डिजिटल करेंसी वो करेंसी होगी जैसे जो करेंसी अभी आपके पास सिक्के या नोट फिजिकली आपके हाथ में आपके पॉकेट में होते हैं वो आपके हाथ या पॉकेट में नहीं होंगे, बल्कि जो भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे वो जो प्रोसेस होगा वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर वो करेंसी आपके स्मार्टफोन्स में ही हुआ करेगी और उसी के जरिए से उसका लेन देन होगा। डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के साथ साथ सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को भी टैक्स के दायरे में लाने की बात कही है और 30% टैक्स उस पर लगाया जाएगा। तो अब तक डिजिटल मेथड में जो भी करेंसीज इंडिया में एग्जिस्ट कर रही थी या फिर जो लोग उनको यूज कर रहे थे, उनमें इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उन करेंसीज को भी सरकार कानून के दायरे में लेने की तैयारी में है और सरकार अपनी करेंसी को भी लॉन्च करेगी। जब वो करेंसी सरकार की होगी तो जाहिर सी बात है वो कानून के दायरे में ही होगी। सिर्फ करेंसी के मामले में डिजिटल मेथड ही नहीं बल्कि और भी कई फील्ड्स और भी कई मेथड्स में सरकार का डिजिटल मेथड्स को हर फील्ड में लॉन्च करने का फ्यूचर में प्लान है, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा डिजिटल मेथड्स पर और डिजिटल इंडिया पर जोर दे रही है। तो इसी के चलते वित्त मंत्री जी ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की बात की है। फिलहाल सिर्फ लॉन्च करने की बात हुई है, जब आरबीआई इसको लॉन्च करेगा इसको क्या रूल्स रहेंगे, कितना टैक्स होगा, कैसे यूज़ करना होगा, इसको लेकर अपडेट्स भी डिटेल में तभी मिलेंगी। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैंने सोचा कि जो वर्ड अक्सर स्टूडेंट्स कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया करते थे, मुझे लगा कि इन 5-7 वर्ड पर एक वीडियो बनाई जाए, ताकि हालांकि काफ़ी कॉमन से ये वर्ड्स थे लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक कॉमन सिटीजन की समझ में नहीं आ पाते, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को शूट किया था। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी और नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशंस तुरंत आपको आपके मोबाइल पर ही मिल जाए।
और कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए।